बच्चों, अब जो अगला सवाल है वो बहुत ही जोरदार सवाल है। पैराग्राफ है बच्चों। इस पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन है, एक ऊपर में पैसेज दिया हुआ है और फिर उस पर बेस्ड 2 सवाल हैं। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे रिएजेंट यूज किए गए हैं एक ही क्वेश्चन में, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों इस क्वेश्चन को फिजिकल केमिस्ट्री से जोड़ा गया है। ऐसी बात नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन इसी साल जेईई एडवांस ने बनाया, नहीं, इससे पहले के भी अगर आप वीडियो सॉल्यूशन देखे ही होंगे तो आपको इस तरह के सवाल पहले भी मिलेंगे, ठीक है ना। खैर, तो बच्चों बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए एंजॉय करते हैं। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि मैग्नीशियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या बनता है। तो मैग्नीशियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बच्चों बनता है प्रोपाइन। क्या बनता है? प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? अब जैसा कि आपको पता है कि जो टर्मिनल कार्बन होते हैं sp कार्बन, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सबसे पहले अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो सोडियम एमाइड है ये इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन करके बच्चों यहाँ से H+ को रिमूव कर देगा और H+ को रिमूव करने के बाद यहाँ पर बनेगा ये एनायन और फिर ये एनायन इस मिथाइल पर SN2 अटैक करके आयोडीन को हटा देगा यहाँ से और फाइनली हमें Q मिल जाएगा 2 ब्यूटाइन। क्या मिलेगा बच्चों? 2 ब्यूटाइन मिलेगा। तो ये हमारा Q प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर मैकेनिज्म SN2 लगा बच्चों। क्लियर है? अब उसके बाद आ जाता है रेड हॉट आयरन ट्यूब। आपने तो पढ़ा ही है कि एसिटिलीन का जब हम 3 मोल यूज में लेते हैं और इसको हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराते हैं तो बच्चों इस तरह से बेंजीन बन जाता है। बोले तो ठीक है ना, इस तरह से बच्चों इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ पर, फिर इधर भी, ये सब आप जानते ही होंगे। और यहाँ पर बच्चों ठीक है ना, ये इसके ऊपर अटैक करता है, ये इसके ऊपर, और ये इस प्रकार से इसके ऊपर जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। ट्राइमर बनाते हैं एक प्रकार से हम बोल सकते हैं। जैसे पॉलीमर होता है, डाइमर होता है, वैसे ट्राइमर। क्लियर है? ये बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है ना बच्चों, इधर भी मिथाइल लगा हुआ है और इधर भी मिथाइल लगा हुआ है। कोई बात नहीं, मैकेनिज्म सेम टू सेम ही होगा। हमें क्या करना है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड से जैसे यहाँ पर ट्राइमर बन रहा है वैसे ही बनाना है। और हमें पता है कि ये जितने भी ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन है सब के पास एक एक मिथाइल है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब ये बेंजीन बनाएगा तो बेंजीन के हर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होगा। ये बात तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो कुल मिलाकर बात ये है बच्चों कि R भी हमें मिल गया और R में हमें क्या मिला है? R में हमें मिला हेक्सामिथाइल बेंजीन। ये है बच्चों, और R को X ग्राम बोला गया है। R को क्या बोला गया है? X ग्राम। R का जो अमाउंट है वो X ग्राम है और फिर अपने से X पूछा है कि बताओ भाई क्या है। क्लियर है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सारे अननोन प्रोडक्ट पता कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो PQR हमने पता कर लिया। अब P से देखो, P से फिर से एक रिएक्शन हुआ है, Hg+2H+ दिया हुआ है। Hg+2H+ जो है बच्चों एल्काइन में 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। एक होता है कुछ रोग और एक होता है बच्चों
सोचिए, OM-DM रिएक्शन। तो कुचरोव रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पर देखिए Hg+2 दिया हुआ है और H+ दिया हुआ है, यानी कि H2SO4 लिया हुआ है, यानी कुचरोव है ये। खैर, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो, दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो, प्रोडक्ट सेम बनता है। बोले तो मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए, मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन एल्कोहल बनने के चक्कर में इनॉल बन जाएगा, जो कि टॉटोमेरिज्म करके कीटो बनाएगा, बिकॉज कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। आगे समझ में? तो बच्चों यहां से S हमें क्या मिला, S हमें मिला बच्चों ये एसीटोन। क्लियर है? S मिल गया। अब बच्चों S के बाद यहां पर देखो दिया हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, KOH। आ रहा है समझ में? तो बच्चों एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर उसके पास अल्फा H प्रेजेंट है और बेस के साथ उसको हीट किया जाए, बेस के साथ उसको हीट किया जाए तो हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर उसके पास अल्फा H ना हो तो बच्चों कैनिजारो होता है। लेकिन यहाँ पर तो अल्फा H तो देखो कितने 6 अल्फा H है बच्चों, तो इसका मतलब यह है कि एल्डोल कंडेंसेशन होगा। बट एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों इसके 2 मोल यूज में लिए जाते हैं। जब 2 मोल इसका यूज में लिया जाएगा तब बच्चों अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। कैसे बनता है वो भी बता देते हैं आपको। सबसे पहला नंबर बच्चों, पहले मोल का ऑक्सीजन आपको यहां रख देना है। दूसरे मोल में बच्चों यही तो है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के सामने रख देना है। और फिर बच्चों इस प्रकार से आपको ये कर देना है। अब यहां जैसे ही आप H2O का रिमूवल करोगे तो आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर बच्चों C डबल बॉन्ड O और CH3। ये आपका R बना बच्चों। क्या बना? R। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूं अभी इससे जी, क्योंकि हमें देखो फाइनल प्रोडक्ट की ही जरूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए अपन कचरा नहीं मचाएंगे, समझते जाएंगे और जो मेन रिजल्ट है उसको लिखते जाएंगे। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ही नहीं है, अभी तो हम पैराग्राफ पढ़ के उन प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा सवाल है ये। उसके बाद बच्चों NaOCl बच्चों Cl2+ NaOH वाली बात हो गई, जो कि हेलो फॉर्म के तरफ इशारा कर रहा है ना बच्चों। तो सवाल उठता है हेलो फॉर्म ये देगा क्या? देगा ना, क्यों नहीं देगा बच्चों। ये मिथाइल कीटोन है तो टर्मिनल पर मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ से इस बॉन्ड को हम तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पर इस वाले का ऑक्सीडेशन कर देंगे, COO- सोडियम सॉल्ट बना देंगे, क्योंकि NaOH है ना, यहाँ देखो NaOCl दिया हुआ है, और प्लस का बच्चों CHCl3 बनेगा। ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बट यहां पर कहता है कि नहीं, प्रोडक्ट एक ही बनाना है, और प्रोडक्ट वो बनाना है जो बेयर रिएजेंट को डीकलराइज करता है। बच्चों बेयर रिएजेंट को डीकलराइज कौन करता है? एल्कीन और एल्काइन कंपाउंड बेयर रिएजेंट को क्या करते हैं? डीकलराइज करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ये जो 2 बना है ना, इसमें से दोनों U नहीं है, एक ही U है। तो बच्चों ये हो गया हमारा U प्रोडक्ट। अच्छा, एक संभावना और भी है। क्या संभावना है पता है?
संभावना ये है कि बच्चों यहाँ पर वैसे कायदे से तो देखो वही सोडियम सॉल्ट ही बनना चाहिए, बट मान लो कि अगर इसमें H+ को सेल्फ अंडरस्टूड मान लें, H+ को सेल्फ अंडरस्टूड मान लें बच्चों कि H+ भी दे दिया होगा या ले लिया जाए, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन में ऐसा होता है ना, तो अपने को दोनों चीज सोचना चाहिए। तो बच्चों ये बना होगा, ये तो खत्म ही हो गया, इसको तो मैं अब रास्ते से ही हटा देता हूं। तो ये सारे प्रोडक्ट हमने बना करके तैयार कर लिए। ये चीज आपको समझ में आया क्या? ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात। अब हमारा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि ये जो P है ना, P जो भी बना है वो 4 ग्राम है। देखो बच्चों ये ग्राम है और ग्राम में ही पूछा है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में ग्राम दिया है ना उसको आप मोल में बदल लो। किसमें बदल लो? मोल में। और मोल से मोल ही निकालते जाओ कि इसका इतना मोल दिया है तो उसका कितना मोल बना, उसका कितना मोल बना, उसका कितना मोल बना। आ गया समझ में? और फाइनल मोल जब पता रहेगा तो उसके मोलेकुलर मास से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने आप पता लग जाएगा ना। समझ की बात? जब भी इस तरह का सवाल आए, पहले भी बताया था, पहले के सालों में जब इसके सवाल इस तरह के आए थे तो वहाँ पर भी डिस्कशन किया हुआ है इस तरह। तो इसका बेस्ट तरीका है मोल निकाल लो आप, क्योंकि ग्राम के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? खैर, तो बच्चों सबसे पहले देखो इसका 4 ग्राम दिया हुआ है तो मोल निकालें। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकाले बच्चों, C3 और H4 है तो 12 दिया 36 और 4 40 ग्राम है। तो इसका जब हम मोल निकालेंगे ना बच्चों, इसका जब हम मोल निकालेंगे P का, तो 4 डिवाइडेड बाई 40 बोले तो ये 0.1 मोल है। ये कितना है बच्चों? P है 0.1 मोल। ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अब कहता है P से Q बना है ना, तो P से Q तो बना है और Q भी बना तो एक ही मोल, Q बना एक ही मोल, लेकिन जो रेसिड्यू बना ना, जो मिला वो P का 75% ही मिला। मतलब अगर हमने P को मान लो 100 मोल मान लिया, एक एग्जांपल समझा रहा हूं, तो अगर 100% Q बनता ना तो Q भी 100 मोल ही बनता। आ रहा है समझ में? लेकिन वहां तो कह रहा है 75% ही बन रहा है। इसका मतलब जो भी P था उसका 75% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों Q बन जाएगा। 75% का मतलब क्या हो गया? 75 अपॉन का 100 यानी कि 3/4। 25 से कट करेंगे तो ये 3/4, यानी कि Q जो बन रहा है ना बच्चों वो है 0.1 इंटू का 3/4 मोल। ध्यान से नजरें टिका के कॉपी पर लिखते जाना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है ना? ओके बच्चों, Q ये बन गया। अब इंटरेस्टिंग बात है Q से R में, उसके लिए हमें मैदान खाली करना पड़ेगा। अब बच्चों इंटरेस्टिंग बात है Q से R, क्या Q का 1 मोल R का 1 मोल दे रहा है? नहीं बच्चों, R बनाने के लिए Q के 3 मोल यूज में लेने पड़ते हैं। जब हम Q के 3 मोल यूज में लेते हैं तब R का 1 मोल प्राप्त होता है। जब हम Q के 3 मोल यूज में लेते हैं तब हमें R का 1 मोल प्राप्त होता है। जब हम Q का 1 मोल यूज में लेंगे तो R का कितना मोल प्राप्त होगा? 1/3 मोल। लेकिन Q के हमारे पास मोल कितने हैं? Q के मोल है हमारे पास बच्चों ये, बात को ध्यान से समझिए। Q का 3 मोल जब यूज में लेते हैं तो R का 1 मोल प्राप्त होता है, तो 1 मोल तो 1/3 मोल देगा R। लेकिन एक्चुअली में मोल हमारे पास कितने हैं? 0.1 इंटू 3.4,
तो बच्चों 0.1 इंटू 3/4 मोल जब हम इसका यूज में लेंगे तो 1/3 इंटू 0.1 इंटू 3/4 मोल। आ रहा है समझ में? ये मिलेगा। इसको आप चाहो तो कट भी कर सकते हो यहां से 3 से 3 काट दो, ठीक है ना। तो ये आपको R का जो मोल मिलेगा वो मिलेगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4 मोल। R का मोल पता कर लिया। अब R का जो मोल प्राप्त हुआ ना बच्चों, उसी को x ग्राम में हमें बताना है। तो यानी कि R का मोलिकुलर वेट हमें पता करना पड़ेगा। तो कार्बन कितने बताओ, देखो 6 तो रिंग में, 6 बाहर, 6 6 12, 6 6 12 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं? तो देखो रिंग में तो है नहीं, क्योंकि हर कार्बन में एक ही हाइड्रोजन होना था तो वो तो हट गया, उसके जगह पर CH3 आ चुका है। लेकिन हर मिथाइल में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 गुना 6 18, तो H18 होगी, H18 हो गया। यहां तक समझ में आया? अब इसका मोलिकुलर वेट निकाले बच्चों, तो 12 इंटू 12 144 प्लस का 18 162 ग्राम, ये आ गया। वन 162 आ गया। अच्छा, एक चीज और गड़बड़ भी तो हुआ है ना। क्या गड़बड़ी हुआ पता है अपने से बच्चों? Q से R में ये तो है, लेकिन ये तो तब वाली बात हो गई ना जब हमने इतना मोल यूज में लिया तो इतना मोल बना। लेकिन क्या 100% Q से R में जो रिडक्शन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, क्या वो 100% हो रहा है? अगर 100% होता तब ये बात होती, लेकिन यहाँ पर 100% नहीं है। यहाँ पर तो इसका 40% ही, 40 मतलब 4/10 बोलेंगे। आ रहा है समझ में? तो बच्चों यहाँ पर इसका जब हम 40% लगाएंगे, इसका जब हम 40% लगाएंगे तो एक इस कैलकुलेशन में एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, 0.1 इंटू 3/4 और इंटू 4/10। आ रहा है समझ में? अब 3 से 3 काटो, 4 से 4 काटो, तो 0.1/10। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करेंगे कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है बच्चों, और ख़ास करके इस परसेंटेज का, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत करा देगा। तो बच्चों 0.1/10 ये हमें R का मोल प्राप्त हो गया। ये R का मोलिकुलर मास भी प्राप्त है बच्चों। तो अब हम, है ना, R का एक्चुअल जो वेट है वो कितना प्राप्त हुआ ये हम पता करें। कैसे पता करेंगे? तो मोल पता है ही, और इनटू में मोलिकुलर मास पता कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ R इक्वल्स टू, क्या करोगे, 162 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से इसको भी उड़ा दो बच्चों, नीचे में एक और 10 ले लो। तो फाइनली आप देख रहे हो 1.62 ग्राम आ गया, 1.62 ग्राम आ गया। तो x जो पहला क्वेश्चन था, है ना, पहला क्वेश्चन है बच्चों, वैल्यू ऑफ x इज, तो 1.62 ग्राम हो गया। आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले कमेंट करके बताइए, फिर हम y की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा है, थोड़ा सा लेंदी है, वो तो होगा ही। जेईई एडवांस के क्वेश्चन में इस बात के लिए तो हमेशा प्रिपेयर रहना ही चाहिए इंसान को, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन है मज़ेदार, मज़ा आ जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब बच्चों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें हमें हमसे y के बारे में पूछा गया है। y पर जाने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है। देखो ये जो P था बच्चों, ये 0.1 मोल था ना। P से S जो भी बना है 100% बना है। देखो आप 100%, यानी कि ये भी 0.1 मोल ही है, यानी कि खेल हमारा यहां से शुरू हो रहा है, S से। अब बच्चों S
एस क्या बना था, एसीटोन बना था। तो एसीटोन में जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो बताइए इस एस के कितने मोल यूज में लेते हैं बच्चों। एस के जब हम 2 मोल यूज में लेते हैं तब हमें टी प्राप्त होता है। तो 1 मोल यूज में लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1/2 मोल, है ना, 1/2 मोल। एक्चुअली में हमारे पास मोल कितना है, 0.1 मोल है। तो बच्चों ये 1/2 गुना 0.1 भी होगा। क्या 100% कन्वर्जन हुआ एस से टी में, नहीं, 80% कन्वर्जन हुआ बच्चों, 80% कन्वर्जन हुआ है। तो यहाँ पर हमें 8/10 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मोल कितना मिला हमें, 1/2 गुना 0.1 गुना 8/10, ये हमें टी का मोल मिल गया। आ रहा है समझ में। थोड़ा इसको मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना बच्चों। इसका 0.1 मोल था हमारे पास, यहाँ 100% कन्वर्जन हुआ, 0.1 मोल ही आया। यहाँ बच्चों हमें पता है कि एस के 2 मोल यूज में लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में, तब टी का 1 मोल यूज में मिलता है। 1 मोल से 1/2 मोल, एक्चुअली में हमारे पास मोल कितना है, 0.1 मोल। तो बच्चों ये 1/2 गुना 0.1 मोल मिल गया। लेकिन क्या ये कन्वर्जन 100% हुआ, नहीं बच्चों, 80% हुआ। तो हमें यहाँ तीर पर 80% लिखना पड़ेगा। और फाइनली यहाँ पर जो मोल्स ऑफ टी होगा उसमें बच्चों 1/2 गुना 0.1 इंटू 8/10 भी करना पड़ेगा। अब टी से यू जो बना, क्या इसमें टी का 1 मोल यू का 1 मोल देता है, बिल्कुल। एल्डोल के बाद बच्चों यहाँ पर जो अगला रिएक्शन था वो था हेलोफॉर, है ना, देखिए इधर लिख भी रखा है, मैंने आपको डिटेल में बताया था। इसका 1 मोल से इससे ये बनता है बच्चों, 1 मोल ही 1 मोल में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है। तो बच्चों टी का 1 मोल ये दे रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 80% ही हमें मिल रहा है ना, 80% मिल रहा है। इसका मतलब इसका मोल जो भी है, टी का जो भी मोल है उसमें 80% कर दें अगर, ठीक है ना, तो बच्चों यू का मोल मैं यहीं लिखता हूँ 1/2 इंटू 0.1 इंटू 8/10 और इंटू फिर से एक बार 8/10। समझ में आई बात। अगर 100% होता तो जो होता वो यही होता, लेकिन उसका 80% है तो 8/10 से और फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि y क्या था, भाई y ग्राम में पूछा है ना, तो y ग्राम है। y का देखो मोल हमें मिल चुका है, ये y का मोल है। इसको हम चाहें तो कट भी कर सकते हैं 4 से, ठीक है ना। तो 0.1 को भी अगर आप चाहो तो 1/10 कर दो, तो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000 कर दो आप, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, मोल, क्लियर है। ये आ गया। अब बच्चों हमें बात करनी है किसके बारे में, अब हमें बात करनी है यू के वेट के बारे में। तो बच्चों सबसे पहले इसका हम मोलेकुलर फॉर्मूला बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तो कार्बन है, 5 तो कार्बन है। उसके बाद बच्चों 2 ऑक्सीजन भी है, 2 ऑक्सीजन भी है। फिर उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन देख लो, 3 3 6, एक 7 हाइड्रोजन है। और एक सोडियम भी तो है ना बच्चों, सोडियम सॉल्ट। तो ये हो गया 60 प्लस 92 प्लस 7 और प्लस का 23, तो 23 और 7 30, 60 90, ओह यहाँ गलती कर दिया, 32 60
32 7, तो बच्चों ये 30 हो गया, 60 90 और 122 आ रहा है अगर सोडियम सॉल्ट को माने तो। क्लियर है? और इसको माने तो बच्चों, इसको माने तो सोडियम का 23 हटा दो और इसके जगह पर 1 ऐड कर दो, तो 7 + 1 8 40 60 100 ग्राम। अगर इसके हिसाब से आंसर देगा तो 100 के हिसाब से, और इसके हिसाब से देगा तो ये बच्चों। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, अगर हमने मान लो, अगर हमने मोलेकुलर मास ऑफ U 100 ग्राम माना, तो उस हिसाब से मास ऑफ U क्या हो जाएगा, इसका जो भी मोल है और इनटू मोल में इसको इसके मोलेकुलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो यहाँ से ये कट जाएगा देखो, और ये आ जाएगा 3.2 ग्राम। क्लियर है? एक तो संभावना ये बन रहा है। दूसरा ये है बच्चों कि अगर मैं इसका मोलेकुलर मास सोडियम सॉल्ट के हिसाब से लेकर के चलता हूँ, तो फिर हमें यहाँ पर 100 को हटा करके क्या करना पड़ेगा, 122 लेना पड़ेगा। तो बच्चों 122 अगर हमने लिया, 122 ग्राम अगर हमने लिया, तो 4 × 8 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में बच्चों 122। क्लियर है? तो अब ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो 122 इंटू का 32 कर दीजिए। ठीक है ना? तो क्या करोगे बताओ, 244 हो गया, और ये हो गया 6 6 और 3 366, 4 10 9 और 3। सही चल रहा है क्या? 4 10 हो गया, 9 हो गया बच्चों, 3 हो गया। अब डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना है, डिवाइडेड बाय 1000 भी तो करना है बच्चों। तो जैसे ही 1000 से इसमें डिवाइड करोगे आप, तो इक्वल्स टू 3.904, बोले तो 3.90 आंसर आ जाएगा। तो इसके दो पॉसिबल आंसर है बच्चों, एक तो 3.20 और दूसरा है 3.90। अब समाप्त हुआ ये क्वेश्चन। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पहली बात। दूसरी बात, कमेंट नहीं भी कीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो काम की बात है वो बता रहा हूँ। काम की बात यह है कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लेना है, उसके बाद 2 बार, एक बार तो अच्छे से देख लेना है और उसके बाद 2 बार बिना देखे पूरा सॉल्व करना है। 2 बार, एक बार नहीं 2 बार, तब आपके अंदर स्पीड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।